हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभिनव श्रीवास्तव दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी गंभीर और सीरियस मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने हमारे भारत देश को काफ़ी लंबे समय से ग्रसित कर रखा है और ख़ास तौर से इसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इंडियन इकोनॉमी और हमारे देश के युवा। जी नहीं, मैं किसी कोविड-19 के नए वेव, कोई डिजीज़ या फ्लू के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका अभी तक कोई परमानेंट मेडिकेशन, ट्रीटमेंट या वैक्सीन भी नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत की बेरोजगारी के बारे में। आखिर ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है कि मैं इसे एक बीमारी कह रहा हूँ? इसका कारण है कि इसने हमारे भारत की इकोनॉमी को, हमारे भारत के यंगस्टर्स को और उनके फ्यूचर को एक घुन की तरह खोखला कर दिया है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने से आपको इस देश के मौजूदा हालत के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं किसी भी पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मेरा सोल इंटेंट इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आप सबको अवेयर कर पाऊँ स्टैट्स डेटा के आधार पर कि आखिर भारत में बेरोजगारी की हालत क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की बेरोजगारी पर चर्चा शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा ट्रेस बैक करें और इसके इतिहास को समझें। हम बात करेंगे सिर्फ 20 साल के डेटा की। और इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज़ बहुत साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेंटेंस मेरे किसी भी इमोशन, मेरे किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन के आधार पे नहीं है। ये वीडियो है स्टैट्स के आधार पे, फैक्ट्स और फिगर के आधार पे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, बल्कि ये भी बात करेंगे कि इसका मूल कारण क्या है और मैं कोशिश करूंगा इसका एक प्रॉपर रॉबस्ट सोल्यूशन आपको देने का। तो ये कहानी शुरू होती है 2000 से। तो मैं आपके साथ जो डेटा शेयर करने जा रहा हूँ, आप प्लीज उसे ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पहले के और वर्तमान हालत के बीच का कंपैरिजन पता चलेगा। शुरू करते हैं 2001 से। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.64%। फिर 2007 तक ये डेटा एवरेज 5.36, 5.26 ऐसे फ्लक्चुएट करता था। कट टू 2019 ये 5.27% था। और फिर आता है कोविड-19, तो 2020 में ये हो जाता है 8%। हालांकि उस समय सिचुएशंस अलग थी, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। कट टू 2023 अप्रैल का महीना, ये रेट था 7.8% और अप्रैल के महीने में ये रेट है 8%। यानी भारत के 11 करोड़ जनसंख्या अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है। और हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी 65% आबादी यंगस्टर्स है। भारत में करीबन 91 करोड़ आबादी यूथ की, और उसमें 7 करोड़ यूथ बेरोजगार है। अगर आपको ये डेटा छोटा लग रहा है कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में 11 करोड़ क्या ही महत्व रखता होगा, तो अब मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो पहले से नौकरी करते हैं। भारत में 27 करोड़ आबादी 10,000 से कम के आय में अपना मंथली, मासिक गुजारा करती है। तो इसका मतलब यह है कि जो गुजारा कर रहे हैं, जिनके पास पहले से रोजगार है, वो भी पेट पालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और आपको ये फैक्ट जान के बहुत हैरानी होगी और काफी कष्ट होगा कि अगर आप या भारत का कोई भी नागरिक 1 लाख या उससे ऊपर की तनख्वाह पाता है तो वो भारत के टॉप 3% में आता है। ये डेटा इतना चौंकाने वाला है जिससे आपको भारत की आर्थिक व्यवस्था और बेरोजगारी के बारे में अंदाजा लग जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टैट्स और हैं आपको चौंकाने के लिए, हैरान करने के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको डराना या हैरान करना नहीं है। आपको अवेयर करना है कि आखिर ये दिन हमें क्यों देखना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ डेटा और शेयर करता हूँ ताकि आपको इसके बारे में और क्लैरिटी हो पाए। अभी की रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन वाला देश, सबसे लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन वाला देश घोषित है। कम से कम 60 करोड़ युवा ऐसे हैं जो 18 से 35 साल के बीच में आते हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे भारत में आखिर 11 करोड़ बेरोजगार कैसे, और जिनके पास रोजगार है वो इतने कम में अपना गुजारा क्यों करते हैं। जब ये डिबेट छिड़ती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण क्या है, उसका मूल वजह क्या है, उसका बीज कब बोया गया या उसका बीज है क्या, तो इसका बीज ना ही कोई सरकार है, ना ही किसी सरकार की नीति है, ना ही कोई लोग है, ना ही कोई संस्था है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मूल कारण है हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच। हाँ, अगर ये बात मैं आज से 4 साल 6 साल पहले कहता तो मैं मान सकता था कि भारत में इलिटरेसी, ये भी बेरोजगारी का एक मूल कारण हो सकता है।
लेकिन आज के समय में जहाँ पे मिलियन बिलियन एडटेक स्टार्टअप्स, एडटेक इंडस्ट्री भारत में है, तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत में इलिटरेसी अभी उतनी है? जी नहीं। अब बहुत कम से कम दाम में हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, हमारे देश के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी कर पाते हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाते हैं, वो IIT नीट जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर पाते हैं। एक इच्छा है पढ़ने की, शिक्षा लेने की, शिक्षित होने की। आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से, यूट्यूब की मदद से फ्री में शिक्षित हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलिटरेसी इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी गाँव में, कस्बों में ऐसे टाउन्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी एजुकेशन पहुँच नहीं पाया है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। लेकिन हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि भारत का छोटे से छोटा गांव, कस्बा भी इंटरनेट की चपेट में आ चुका है। इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। अब 5G आने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है 4G 95% ऑफ द एरियाज में पहुंच चुका है, चाहे वो कितना भी हाइपर लोकल क्यों ना हो। अब जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, ये फैक्टर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। तो आखिर रोल प्ले क्या करता है? रोल प्ले करता है हमारा माइंडसेट, हमारी विचारधारा। हम सब जैसे जैसे बड़े होते हैं, और मैं मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास ही इस प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। हमें विरासत में अगर कोई एक शब्द मिलता है तो वो होता है सिक्योरिटी। ये शब्द हमारे जीवन के 6 से 7 साल इनसिक्योर कर देता है। इसका मूल कारण क्या है? ज़्यादातर युवा नौकरी के पीछे भागना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी की तैयारी करना गलत है या नौकरी करना गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। अब हालांकि नौकरी उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है जिनकी आर्थिक हालात सही नहीं है, जिनकी इकोनॉमिकल, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा और हैं जिनको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है, उसके बाद भी वो और कुछ ट्राई नहीं करते। या कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, वो अनअवेयर हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 2-3 तरह के कैटेगरी में मैं स्टूडेंट्स को बांटता हूँ। सबसे पहले वो लोग, वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। दूसरे वो जो एमलेस है, जिन्हें कुछ नहीं पता, तो उनको लगता है कि हाँ, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, अपने टाइम का एक सही यूटिलाइजेशन है। लेकिन वो जिनके पास फैमिली का अच्छा बैकअप है, ठीक ठाक सपोर्ट है, और उनके पास 2 से 4 साल का रिस्क एपेटाइट है, क्या उन्हें भी नौकरी की तरफ जाना चाहिए? हर साल 10 से 12 लाख बच्चे UPSC में बैठते हैं। सिलेक्शन कितनों का होता है? 800 से 1000। इस साल शायद 986 के अराउंड कुछ सिलेक्शन हुआ। बात यह है कि जो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख जो ये प्राइम ऑडियंस है, जो प्राइम कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी तो सीरियस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्जाम को देने के बाद, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, यहाँ तक काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज भी देखे गए हैं कि IAS बनने के बाद भी उनको रियलाइज होता है कि नौकरी उनके लिए नहीं है। इसका कारण है कि हमने अपने स्ट्रीम्स को, करियर ऑप्शंस को, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर दिया है। हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, SSC, कुछ ऐसी जॉब्स हैं और हमें इसी में घूमते रहना है, भटकते रहना है। अब ये समय आ गया है कि अगर हमें इस बेरोजगारी के पिंजड़े से बाहर निकलना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसी दिशा में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें मैं मानता हूँ कि रिस्क है, लेकिन उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। आप एक चीज़ समझिए, जब एक एवरेज कैंडिडेट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो अपने प्राइम यूथ का 4 से 6 साल, 8 साल डिवोट करता है। बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिसमें आप अगर मिनिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल भी फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ डेडिकेट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन बिजनेसेस, स्टार्टअप्स है स्मॉल स्केल पे, जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और आप काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि लोगों को इसके बारे में एजुकेशन नहीं है, लोग बिलीव नहीं करना चाहते, और ये बात फिर से आ जाती है हमारी मेंटालिटी के बारे में। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अपने जीवन के 4 से 6 साल किसी चीज़ के पीछे वेस्ट करने से जो हमें नहीं हाथ लगने वाली, जहाँ पे 0.1% का सिलेक्शन रेशियो है, कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारा एप्टीट्यूड हो, उसमें अपना करियर बनाएं। रिस्क आपको हर तरह से फेस करना ही करना है। हम किसी भी तरह से रिस्क से नहीं मोड़ सकते, तो रिस्क तो लाइफ का भी है। तो क्या अगर हम 4 साल या मिनिमम 2 साल का रिस्क लेके अपना पूरा जीवन बना सकते हैं, यहाँ तक कुछ ऐसे करियर हैं जिसमें हम जाके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं कि हमारी एक जनरेशन को भी काम ना करना पड़े, हम पूरी तरह फाइनेंशियल फ्री हो, हमें कभी नौकरी ना करनी पड़े, तो क्या हम इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए?
बिल्कुल सोचना चाहिए। हमारे पास IAS, PCS, जज, कलेक्टर बनने के अलावा भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप सोचिए। और अगर मैं कुछ देना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में, तो मैं यही देना चाहूँगा कि आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है, और वो सवाल है वाई। वाई का मतलब है कि क्यों मुझे नौकरी करनी है, या मैं जो करने जा रहा हूँ ये मुझे क्यों करना है, इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए कितनी है, ये मेरे लिए कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्या मैं फेम के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं पावर के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। हालांकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो पद, पावर, पैसा, फेम, इसके लिए चेस करना ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता। लेकिन अपने यूथ में जब हमारे पास एक्सप्लोरेशन का, डिस्कवरी का टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप मनी को चेस कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं कहता उसे। लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना हम एक ब्रॉड विजन लेके चले। तो पहला है वाई। आप चाहे कुछ भी करें, आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका एप्टीट्यूड आपके बिजनेस के लिए ना हो, आप जॉब के लिए बने हो। तो वाई, इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा है व्हाट। आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो आपके जीवन को या जो भी लोग समाज में रह रहे हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। अगर आप एक अच्छी जॉब करते हैं तो आपकी फैमिली को इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी के किसी फॉर्म ऑफ ग्रोथ में डिग्री ऑफ चेंज ला पाएंगे, वो ऐसा क्या इम्पैक्ट है। और लास्ट में आता है हाउ। जब आपने वाई को डिस्कवर कर लिया, आपने व्हाट को डिस्कवर कर लिया, आप दोनों चीजें जान गए, तो हाउ को करना बहुत आसान है। पहले हमारे पास एक्सेस टू इंटरनेट था, अब हमारे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमें एक्सेस से एक्सेस की तरफ नहीं जाना है, हमें एक्सेस लेना है, मिनिमल इंफॉर्मेशन लेनी है और एग्जीक्यूट करना है। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं। हमें सिर्फ उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस हम भेड़ चाल में चल रहे हैं वो हमें किस दिशा में ले जाएगी। जो मैंने आपके साथ एक पॉइंट शेयर किया कि क्यों 3% लोग ही 1 लाख या उससे ऊपर का रेवेन्यू कर रहे हैं, कि 90% से ज़्यादा से लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, वो फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि अब तो इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और धीरे धीरे वो आएगा। हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी उन्हें फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं किया गया। थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू कंटेंट क्रिएटर्स, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें पॉडकास्ट देखना चाहिए, हमें इंटरव्यू देखना चाहिए, ताकि हम फाइनेंशियली अवेयर हो पाए। पैसा कमाना एक आर्ट है, और इसे समझना कि पैसा कमाया कैसे जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पैसे के बारे में। आप दुकान पे जाते हैं, आप 10 रुपए का एक बिस्किट लेते हैं, आपको कुछ खाने का मन करता है, या फिर आप बिस्किट का पैकेट लेते हो और आप 10 रुपए लेते हैं। आप दुकानदार को जब 10 रुपए दे रहे हैं तो दुकानदार आपको क्या दे रहा है, बिस्किट दे रहा है। पैसा जो है वो या आपकी मेहनत का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे को उस आधार पे तौलते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितना ओवर टाइम कर सकता हूँ, मैं कितना शारीरिक मेहनत कर सकता हूँ, तो फिर आप एक लेबरर की कैटेगरी में आते हैं। आप कभी भी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। पैसा इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू दैट यू आर गिविंग टू योर कस्टमर, योर यूजर और एनीवन। पैसा सिर्फ एक वैल्यू डिनोट करता है। आप जितनी वैल्यू देंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं, तो आप मेरे लिए थंबनेल बनाएंगे तो मैं आपको 500-600 रुपये दे दूंगा, ठीक है। आप किसी बड़े कंपनी के लिए लोगो बनाएंगे तो आपको शायद 1-1.5 लाख दे दे। आप नाइकी जैसे बड़े ब्रांड के लिए लोगो बनाएंगे तो वो शायद आपको करोड़ों में दे दे। डिपेंड करता है कि आप कितना गहरा इम्पैक्ट करते हैं, कितने बड़े स्केल पे वैल्यू देते हैं, क्योंकि पैसा इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। बेसिकली बिजनेस सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं, आइदर प्रोडक्ट या सेकंड सर्विसेज। तो आप कुछ भी शुरू करिए, आप सर्विस देना चाहें, आप सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहें, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, आप प्रोडक्ट में कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहें, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें पढ़िए, उनके बारे में चिंतन करिए, सोचिए और मेरे वीडियोस को फॉलो करिए। मैं और कंटेंट डालूंगा और मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। मैं आपको फ्रीलांसिंग से लेकर स्टार्टअप तक और इन्वेस्टिंग से लेकर बिटकॉइन तक हर चीज़ बता सकता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है अपनी नॉलेज शेयर करने पे। मेरा सिर्फ एक एक्सपीरियंस है और मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक वास्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस तक चीज़ों को शेयर किया है, उन्हें रिजल्ट मिले हैं। मेरा इंटेंशन है कि भारत की बेरोजगारी की तरफ थोड़ा सा योगदान दिया जाए और इसे कम किया जाए। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात इस वीडियो को अंत में खत्म करते करते कहना चाहूँगा। भारत को नौकरी करने वालों की ज़रूरत नहीं है, भारत को ज़रूरत है नौकरी देने वालों की। और उससे भी ज़्यादा भारत को, इंडिया को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो ऐसे और लोग पैदा करे और ऐसे और लोगों को जागरूक करे जो नौकरी बनाए, जो जॉब गिवर्स हो। तो हमें जॉब गिवर चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को, स्टार्टअप्स करने के लिए हमें प्रेरित करें।
तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है, मुझे ये पूरी आशा है, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स को वीडियो में ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ भी आप चेंज चाहते हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करिएगा। कैसे हम इस चीज़ को और बेटर तरीके से कर सकते हैं ये भी हमें बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताइए कि आप मुझसे अगले किस विषय में बात करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या कारण है कि आपको पसंद नहीं आया। और बेल आइकन को दबा दें, तो जब भी मैं कुछ वीडियो डालूंगा आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मैं किस कंटेंट पे क्या टॉपिक लेके आया हूँ, और मैं फिर उसके बारे में आपसे चर्चा कर पाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, अपने पॉइंट्स को रखिए। और अब आप भी अपने ओपिनियंस को मेरे सोशल हैंडल्स पे, मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।